हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज हम क्लास 10 के चैप्टर 3 हिस्ट्री के चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, इसके 50 शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि मल्टीपल क्वेश्चंस है उसको हम आज करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, आज मेरा 29 रुपीज़ में जो मेंबरशिप ओपन हो रहा है, तो आप चाहे तो इस चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं और मेंबरशिप के लिए ऑफर्स है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो ओनली 29 रुपीज़ में आप डिफरेंट क्लास 6 to 10 के बीच में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशंस, काफ़ी कुछ नॉलेज ले सकते हैं, अपना रिविजन्स कर सकते हैं, बहुत कुछ डाटा आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्टेस्ट तरीके से हम क्वेश्चंस को 50 क्वेश्चन को फटाफट करेंगे, राइट? तो लेट्स स्टार्ट इट। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड? इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये पूछा गया है। व्हाट इज मेंट, इसका मतलब क्या है? तो ये आपका ऑप्शंस दिया है ए बी सी डी, जैसे कि आपके सामने देख सकते हैं। तो इस ऑप्शन से चूज करके आपको बताना है क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रेड, of migration, of people in search of work, the movement of capital between different countries and political and social involvement। सारे देशों के बीच में चाहे ट्रेड हो, लोगों की आना जाना हो, चाहे पॉलिटिकल एंड सोशल इन्वॉल्वमेंट हो, वो सबको बोला जाता है आपका मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। ओके, यानी कि पूरा ग्लोब, पूरा विश्व एक देश की तरह या एक समाज की तरह बिहेवियर जब करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन एज फार बैक एज। मतलब जो एक्टिव कोस्टल ट्रेड, जो ट्रेडिंग चल रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ, वो कौन से सदी में कब चल रहा था? इसका राइट आंसर इज ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, राइट राइट राइट, ऑप्शन ए 3000 बीसीई में, बिफोर क्राइस्ट, माने मतलब 3000 बीसीई में ये उस समय भी एक्टिव था, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द करेंसी यूज्ड फॉर मोर देन ए मिलेनिया इन द एंशियंट ट्रेड? काफी सालों तक, काफी 100 सालों तक आपका ऐसा कौन सा करेंसी है जो यूज में आता था? कॉइन्स, पेपर नोट्स, काउडीज, हिंदी में जो कौड़ी बोलते हैं उसको काउरीज बोलते हैं, और बटर सिस्टम यानी कि लेन देन वाला सिस्टम कौन सा चल रहा था? इट इज काउरीज, यानी कि कौड़ी जिसको बोलते हैं, काउड़ी हिंदी में। तो वो चीज चल रहा था काफी दिन तक। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट? तो नेक्स्ट चलते हैं 4 में। व्हाट इज मेंट बाय सिल्क रूट? सिल्क रूट का मतलब क्या है? सिल्क रूट का मतलब, यस यस यस, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पॉइंट्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज ट्रैवलिंग ऑन द वेरियस रूट्स। जो चाइना से सिल्क कार्गोज, कार्गोज मतलब जो जत्था, मतलब आप बोल सकते हैं जो सिल्क के जो ट्रेडर्स हैं, वो जब अपना लेके जाते थे, सिल्क के सारे सामान लेके जाते थे, कार्गोज इसको बोलते हैं। बहुत सारा सामान जब जाते हैं उसको कार्गोज बोला जाता है, कंटेनर जिसमें बहुत सारा ट्रेडिंग के लिए सामान वगैरह रहता है, तो वो सब कार्गोज को बोलते हैं। तो जो वेस्ट बाउंड रोड, यानी कि आपका ईस्ट, एशिया ईस्ट में है, एशिया के वेस्ट यानी कि यूरोप की तरफ जो रूट जाता है, डिफरेंट रूट से चाइनीज लोग जाते थे सिल्क के व्यापार के लिए, फॉर द ट्रेडिंग ऑफ सिल्क, दैट इज कॉल्ड द सिल्क रूट्स। ओके, सो ऑप्शन इज द ऑप्शन ए, राइट? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट वेयर दिस रूट्स दैट वेर आइडेंटिफाइड बाय हिस्टोरियंस? Which were these routes that were identified by the historian? हिस्टोरियन के द्वारा कौन सा रूट्स आइडेंटिफाइड हुआ था? कौन सा रूट बताइए? बिटवीन ओनली एशिया एंड यूरोप, ओवर लैंड, बाय सी,
knitting together vast region of Asia and linked Asia with Europe and Northern America. ये सब क्या क्या हुआ था, या एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका. तो ये ओवरलैंड एंड बाय सी, मतलब सी रूट्स भी डिस्कवर हुआ था और बाय लैंड भी आना जाना होता था. और एशिया, एशिया, यूरोप एंड नॉर्दर्न अमेरिका, ये सब चीज़ों का खोज हुआ था, हमारे हिस्ट्रियंस के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था. तो इट इज द ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सो इसके साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट exchange did Europe return to Asia in the form of trade? यूरोप वाले क्या रिटर्न करते थे एशिया को ट्रेडिंग के लिए? तो इंडिया से कुछ सामान जाता था, उसके बदले एशिया से कुछ सामान जाता था, उसके बदले यूरोप से भी कुछ सामान आता था. व्हाट वाज दैट सामान, व्हाट आइटम्स, क्या ट्रेडिंग करते थे? तो दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर. राइट राइट राइट. यूरोप टू एशिया गोल्ड एंड सिल्वर वगैरह, जो मेटल्स वगैरह का ज़्यादा वहाँ पे था. दैट इज ऑप्शन, यहाँ पे है ऑप्शन ए. राइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सो नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच फूड्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका? कोलंबस अमेरिका डिस्कवर करने के बाद ऐसा कौन सा फूड आइटम्स है जो एशिया एंड यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ, यानी कि अमेरिका में था और यहाँ पे नहीं था, वहां से आके इधर यूज होने लगा और वहां के लोग खाने लगे उसको. व्हाट वाज दैट आइटम्स? इट वाज राइट 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 राइट. इट इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. इट इज पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट्स, मैज, टोमेटो, चिलीज, ये सब है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. राइट. सो नेक्स्ट चलते हैं. यूरोप्स पोर बिगेन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हम्बल. क्या ऐसा क्या चीज यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ जिसके वजह से यूरोप के जो गरीब आदमी भी बेटर लिविंग जीने लगे? व्हाट वाज दैट आइटम? Yes, it is potato. Option B, potato, आलू. Okay, it is option B, आलू, यानी कि potato. ठीक है. So चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. Which goods from America continent enhance Europe's wealth and financed its trade with Asia after it discover in 16th century? 16th century में अमेरिका कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने के बाद वहाँ से ऐसा क्या मिला ट्रेडिंग के लिए जिससे एशिया की तरफ वो ट्रेडिंग के लिए उनको उतना वेल्थ मिल गया, फाइनेंस मिल गया? क्योंकि कोई भी ट्रेड शुरू करने के लिए इनिशियल फाइनेंस तो चाहिए होता है. व्हाट वाज दैट थिंग? इट वाज प्रीशियस गोल्ड्स, प्रीशियस मेटल्स एंड पर्टिकुलरली सिल्वर. वहाँ से उनको काफ़ी कुछ प्रीशियस मेटल्स एंड पर्टिकुलरली सिल्वर वगैरह मिला था, जिससे उनको आगे ट्रेडिंग करने में इजी रहा बाकी कंट्रीज के साथ, जो एशियन कंट्रीज की तरफ फिर वो आने लगे, जो कौन? इंग्लैंड के लोग, यूके के. ओके. सो व्हाट वाज साउथ अमेरिकाज एल डोराडो फेबल्स as in 16th century? What was South America's El Dorado fabled as in 17th century? वो क्या था? It is a trade city, it is a city of gold, city of merchants or the beautiful city. उसको क्या बोलते थे 17th century में? उसको बोलते थे city of gold. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. अमेरिका का एल डोराडो फेबल्ड को सिटी ऑफ गोल्ड बोला जाता था. राइट. तो नेक्स्ट ऑप्शन में, नेक्स्ट में चलते हैं. व्हिच डिजीज ट्रेवल्ड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका एंड वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर मास डेथ ऑफ द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अमेरिका? जो अमेरिका के मूल निवासी, उनकी मौत के पीछे ऐसा कौन सा बीमारी था? ओके, कौन सा डिजीज था जो उनको खत्म कर दिया लगभग अमेरिका के जो मूल निवासियों को? व्हाट वाज दैट? इट वाज
स्मॉल पॉक्स. ऑप्शन सी, it was smallpox. Option C. Okay, option C, it is a smallpox. Next चलते हैं. Who said that smallpox signaled God's blessing for the colonist? मतलब किसने ये बोला था कि कॉलोनिस्ट के लिए एक ब्लेसिंग था स्मॉलपॉक्स, जिसके वजह से उनको क्लियर टाइटल मिल गया कहाँ पे, अमेरिका में, और अमेरिका के जो मूल निवासी वो खत्म हो गए. ये एक वरदान था, ये एक वरदान था भगवान का, ये जो कॉलोनियल्स के लिए, यानी कि जो पुर्तगालीज या इंग्लैंड के लोग या जो भी थे हमारे यूरोपियंस, उनके लिए. तो किसने ये बोला था? ही वाज जॉन विथॉर्प, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. इट इज ऑप्शन बी. ओके, ऑप्शन बी. सो नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट, हु वाज डिजेंटर? डिजेंटर. ओके, हु वाज ए डिजेंटर? डिजेंटर कौन था? तो ही वाज वन हु रिफ्यूजेस. किसको डिजेंटर बोला जाता है? वन हु रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एस्टेब्लिश्ड बिलीव एंड प्रैक्टिसेस. जो बिलीव एंड प्रैक्टिसेस है, जो उसको मतलब विश्वास नहीं करता, उसको डिजेंटर, यानी कि जो भी मान्यताएं हैं, बहुत कुछ मान्यताएं होता है सर हर सोसाइटी में, जो उसको नहीं मानता है उसको डिजेंटर बोला जाता है. ठीक है. सो अंटिल वेल इनटू द 18th century व्हिच टू कंट्रीज वेयर अमंग द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री? 18th century के शुरुआत तक, उस दौरान कौन से दो कंट्री ऐसा था 18th century के दौरान कि वो रिचेस्ट कंट्री वर्ल्ड के उस समय माना जाता था? दैट इज चाइना एंड इंडिया. दैट वाज चाइना एंड इंडिया. राइट. ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. लेटर व्हिच सब कॉन्टिनेंट बिकम द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड? वर्ल्ड ट्रेड के सेंटर कौन सा बन गया? दैट इज यूरोप. ऑप्शन डी, इट इज यूरोप. यूरोप. ऑप्शन डी. ओके, option D, it is Europe. 16. Identify three types of movement or flows within international economic exchanges in 19th century. Three types of movements or flow. क्या था वो? आराम से देखिए. ट्रेड इन गुड्स, फ्लो ऑफ लेबर एंड माइग्रेशन ऑफ पीपल, सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मूवमेंट एंड कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट. ट्रेड इन गुड्स. ऑप्शन बी, ट्रेड इन गुड्स. टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, फ्लो ऑफ लेबर. स्लेव ट्रेड, ट्रेड इन गुड्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ये सब में कौन सा करेक्ट आंसर है? कुछ मिला जुला सा है, तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है आपको ढूंढना है. दैट इज ऑप्शन ए, ट्रेड इन गुड्स, फ्लो ऑफ लेबर, द माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मूवमेंट ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट. कैपिटल भी इन्वेस्ट होने के लिए बाहर चला जाता था, गुड्स का ट्रेड होता था, फ्लो ऑफ लेबर होता था, माइग्रेशन, लोग मतलब भूखे मरते थे तो दूसरे कंट्री में चले जाते थे नौकरी वगैरह के लिए या कुछ काम के लिए, तो ये सब होता था. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ऑप्शन ए, ऑप्शन ए. ठीक है. तो 17. व्हाट वेयर द कॉर्न लॉ अबाउट इन ब्रिटेन इन 18th century? कॉर्न लॉ क्या था? तो कॉर्न लॉ ऐसा था कि कॉर्न लॉ, आपके कॉर्न बाहर से आप मंगा नहीं सकते कम रेट के, जो इंग्लैंड में पैदा हो रहा है उसी को कंज्यूम करना है, चाहे वो ज़्यादा रेट के. ठीक है, उसको कॉर्न लॉ बोला जाता है. सो रेस्ट्रिक्ट मेड ऑन द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न. ऑप्शन डी है वो आपका कॉर्न लॉ है. मतलब आपको रेस्ट्रिक्ट किया गया, बाहर से आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, यहाँ भले ही ज़्यादा रेट में मिले आपको उसको खरीदना है. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट. In mid 19th century, which country become involved in food production to meet the British demand? British demand को पूरा करने के लिए 19th century में कौन सा कंट्री फूड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो गया? Which one that country? It is C. Eastern Europe, Russia, America and Australia. Eastern Europe, रशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, वो आपके डिमांड पूरा करने ब्रिटिश का, उसका ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा और वहाँ पे ज़्यादा खेती वो लोग करने लगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर वाज द डिमांड फॉर लेबर मोर
that led to more migration? Where was the demand for labor more? डिमांड कहाँ था ज़्यादा लेबर का? It was, बताइए, इट वॉज इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा डिमांड था, इसलिए माइग्रेशन उस तरफ होने लगा। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। By which year had the global agricultural economy had taken shape, accompanied by complex changes in labor movement pattern, capital flow, इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी? ये कौन से ईयर में ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी हैड टेकन शेप, एक शेप लेने लगा, कौन से ईयर में? सो इट वाज इन 1890. So next question, how was meat transported to Europe after new technology set in? जो मीट का प्रोडक्शन आपका होता था इन यूएस, तो वो यूरोप में कैसे ट्रांसफर होता था नया टेक्नोलॉजी के ऊपर? पहले वो कैटल्स को ही ट्रांसफर करते थे अर्लियर, बट उसमें कैटल्स का बहुत सारा मौत हो जाता था, वो लोग बीमार हो जाते थे, they become sick, sometimes they become weak or not fit to eat. So that's why a new technology introduced, that is refrigeration, यानी कि जैसे फ्रिज में रख के उसको लाया जाता था, पहले उसको कट कर दिया जाता था, फिर फ्रिज में प्रिजर्व करके उसको लाते थे. सो इट इज द ऑप्शन 3, थ्रू रेफ्रिजरेटेड शिप्स व्हिच एनेबल द ट्रांसपोर्ट ऑफ perishable goods and meats over long distance. Animal were slaughtered for food at the starting point in America and Australia or New Zealand. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में इनका लोग पालते थे, फिर इसको सप्लाई करते थे. तो 22 in Africa in the 1890s, which disease had a terrifying impact on people's livelihood and the local economy? In Africa, अफ्रीका में 1890 which disease फैला था? कौन सा ऐसा डिजीज फैला था जो कैटल्स, उससे काफी कैटल्स का मौत हुआ था? दैट वाज कैटल प्लेग, ऑल्सो नॉन एज रिंडर पेस्ट. ओके, उसको रिंडर पेस्ट भी बोला जाता है. दैट इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी. ओके, Why were the Europeans attracted to Africa? यूरोपियंस अफ्रीका में क्यों अट्रैक्ट होने लगे? That is due to the vast resources. उनके पास काफी रिसोर्सेस था ऑफ लैंड एंड मिनरल्स. लैंड एंड मिनरल्स का बहुत सारा रिसोर्सेस था, राइट? दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. So next question, question number 24. Which was the problem that Europeans faced in Africa to carry out the work of plantation? अफ्रीका में प्लांटेशन वर्क के लिए क्या प्रॉब्लम फेस करते थे जो यूरोपियंस थे? दैट इज, यस, दैट इज द शॉर्टेज ऑफ लेबर. बिकॉज वहाँ के लोग वेस्ट के लिए काम नहीं करना चाहते, उनके पास काफ़ी कैटल्स थे, जमीन थे, तो वो आराम से जी लेते थे, तो वो लेबर वर्क नहीं करने के मूड में थे, इसीलिए उनको काफी लेबर्स के प्रॉब्लम हो रहे थे. व्हाट मेथड डिड द यूरोपियंस यूज टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर इन अफ्रीका? उन्होंने क्या तरीका अपनाया? व्हाट वाज दैट तरीका? दैट तरीका वाज ऑप्शन बी, हैवी टैक्सेस वे आर इम्पोज्ड, इनहेरिटेंस लॉ वे आर चेंज्ड टू देयर डिसएडवांटेज, कन्फाइनमेंट इन द कंपाउंड, वो बाहर नहीं जा सकता अपने एरिया से, हैवी टैक्स लगा दिए और लॉ में काफ़ी डिसएडवांटेज क्रिएट किए, जिसकी वजह से वो मतलब बाध्य हो जाए कि वो इनके पास काम करे एज ए लेबर, राइट? सो व्हाट इज इंडेंचर्ड लेबर? इंडेंचर्ड लेबर किसको बोला जाता है? यस, यस, दैट इज ऑप्शन डी, ए बॉन्डेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट. वो बॉन्डेड लेबर है, वो कहीं भाग नहीं सकता, जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है उतने साल के लिए काम करेगा. तो इंडिया से जो इंडेंचर्ड लेबर जाते थे वो लगभग 5 साल के लिए बॉन्डिंग में जाते थे, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया इंडेंचर्ड लेबर वाज हायर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच प्रोमिसेस रिटर्न ट्रैवल टू इंडिया आफ्टर दे हैड वर्कड फॉर डैश ईयर्स. यहाँ पे
वही मैंने पहले ही बोल दिया, दैट इज ऑप्शन सी 5 years, 5 years, ऑप्शन सी इज द 5 years. Which areas did the Indians indenture worker come from? इंडिया के कौन से पार्ट से ये वर्कर आते थे, ये जो बॉन्डेड लेबर के रूप में काम करने जाते, कौन से एरिया से आते थे? ये मोस्टली ईस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु, ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु से आते थे, राइट। यहाँ पे काफ़ी मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम था, तो इस एरिया से ज़्यादातर लोग आते थे। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ दिस इंडेंचर वर्कर? इन लोगों का कंडीशन क्या था? एक्चुअली इनका कंडीशन काफ़ी ख़राब था और ये लोग एक तरह से न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी में पड़े हुए थे, जिनका वर्किंग कंडीशन भी बहुत हार्श था। उनके पास कोई खास लीगल राइट्स भी नहीं थे कि वो अपने हक के लिए लड़ पाएं, सो वो काफ़ी खराब हालत में थे। ओके, their condition was miserable, you can say, with a new system of slavery. Okay, then question number 30, Britain grew dash in India and exported it to China, and with the money earned through this sale it finances its tea and other import from China. तो ब्रिटेन क्या इंडिया में पैदा किया? इट इज अपम, अपम यानी अफीम, अफीम बोलते हैं, एक नशे का सामान है, वो चाइना में वो एक्सपोर्ट किया और उससे वो फिर उसी पैसे से वो टी इंपोर्ट किया, फाइनेंस इट्स टी एंड अदर इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, चाय वगैरह का इंपोर्ट उसने किया, राइट। देन 31, ब्रिटेन हैड ए ट्रेड सरप्लस विथ इंडिया, ब्रिटेन यूज्ड टू सरप्लस टू बैलेंस its trade deficit with other countries, that is with countries from which Britain imported more than it was selling to. What is this system called? Trade surplus system. Okay, it is called trade multilateral settlement system. इसको बोलते हैं multilateral settlement system, right? It is called option C. You can look at the option C, multilateral settlement system इसको बोला जाता है, एक जगह का सरप्लस को दूसरे जगह सेटल करना, it is called multilateral settlement system. Okay, Britain's trade surplus in India also held pay private remittance home by British officials and traders, interest payment on India's external debt and pension of British officials in India, whatever that payment called. जो सरप्लस होता था पैसा यहाँ बिक्री करने के बाद, जो सरप्लस ट्रेडिंग के बाद, वो यहीं पे ब्रिटिशर्स को, जो ऑफिशियल्स यहाँ पे रहते थे, उनको वो पेमेंट कर देते थे, तो उनका पैसा यहीं पे कुछ हद तक यूज में हो जाता था। सो इसको, इस पेमेंट को, वेयर दिस पेमेंट्स, ओके, व्हाट वेयर दिस पेमेंट्स कॉल्ड? इस पेमेंट्स को क्या बोलते थे? होम चार्जेस। ओके, इसको वो होम चार्जेस बोलते थे, राइट। Which were the central powers against allies in World War One? जो ये सेंट्रल पावर कौन कौन थे वर्ल्ड वॉर वन के दौरान? इट वाज जर्मन, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन टर्की, टर्की था। इट इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी वाज द राइट आंसर। जो सेंट्रल पावर थे उसके अगेंस्ट में एलाइड थे, एलाइज पावर। सो वो लोग कौन थे? दे वर आपके ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, लेटर ज्वाइंड बाय यूएस। यूएस बाद में ज्वाइन किया वर्ल्ड वॉर वन में। इनिशियली ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया हुआ करते थे एलाइज में। व्हाट मेजर चेंजेस ऑकर्ड फॉर द यूएस आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन? वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या हुआ? वहां पे आपका आ गया द वॉर ट्रांसफॉर्मर द यूएस फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल डेब्टर टू एन इंटरनेशनल क्रेडिटर। वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या हुआ कि जो अमेरिका है वो एक पावरफुल बन गया और वो जो पहले लोन लेता था वो अब लोन देने लगा, क्योंकि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर उसने प्रोडक्शन इतना हाई कर दिया था, वो बाकी लोगों का पेट पालता था, बाकी लोगों का रिक्वायरमेंट पूरा करता था जो फाइट में इन्वॉल्व थे, क्योंकि यूएस बाद में फाइट में घुसा था वर्ल्ड वॉर में।
तो वो एक प्रोडक्शन हब बन गया, उससे काफी उसने इनकम किया, राइट। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ यूएस इकोनॉमी इन द 1920? यूएस इकोनॉमी का क्या मेन फीचर होता था? दैट इज कॉल्ड मास प्रोडक्शन। वो मास में प्रोडक्शन करते थे, ठीक है, वो बाकी वर्ल्ड के लिए प्रोडक्शन करते थे, रिक्वायरमेंट पूरा करते थे। हु वाज द वेल नोन पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन इन यूएस एट द टाइम? वो कौन सा पायनियर था? हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड वो पायनियर थे जिन्होंने ये मास प्रोडक्शन वाला सिस्टम चालू किया था फोर्ड गाड़ी में। What technique did Henry Ford use for the mass production of cars? उन्होंने क्या टेक्निक यूज किया था? So they started assembly line. Assembly line. What is that assembly line? Option B, assembly line. मतलब एक बंदा एक ही काम करेगा और वो एक बेल्ट में वो प्रोडक्शन जो चीज है, एक कार बन रहा है सपोज, तो कार का धीरे धीरे वो जुड़ता रहेगा और लास्ट में वो एक कार होके निकलेगा। एक आदमी एक ही कोई चीज को फिटिंग करेगा और उसके पास वो बेल्ट उतने ही देर रुकेगा और फिर वो फिट कर देगा और फिर वो बेल्ट आगे निकल जाएगा गाड़ी को लेके, और या जो गाड़ी बन रहा है उस पार्ट को लेके अगला आदमी फिर अगला कोई पार्ट फिट करेगा। तो एक बंदा एक ही तरह का काम करेगा तो जल्दी करेगा, ठीक है। तो उसने ये चीज इंप्लीमेंट किया था, असेंबली लाइन टेक्निक। When did Great Depression set in? Great Depression कब हुआ? Great Depression का टाइम था that is 1929 to 30 के बीच में हुआ था, right? So now question number 40. What were the effect of the Great Depression on the US economy? US economy में क्या फर्क पड़ा? That is agriculture overproduction, falling agriculture price, US could not lend money, businesses collapses। क्योंकि वो इस वजह से हुआ था क्योंकि यूरोप का रिक्वायरमेंट पहले यूएस पूरा करता था। आफ्टर वार वो यूएस का जो यूरोप का अपना प्रोडक्शन शुरू किया तो सडनली क्या हुआ, वर्ल्ड में फूड का रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। इसके वजह से जो यूएस मास प्रोडक्शन करता था और चीज़ों का प्रोडक्शन करता था वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाया। तो एक्सपोर्ट नहीं हो पाया तो वहाँ का चीज़ों का प्राइस कम हो गया, जिसके वजह से उनका जो इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो पाया, मतलब इन्वेस्टमेंट प्राइस ही नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ, लॉस होने लगा, सब कुछ लॉस में जाने लगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडिया? इंडिया में ग्रेट डिप्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ा? क्या होगा? तो अफेक्टेड इंडियन ट्रेड, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट नियरली हाफ, व्हीट प्राइसेस इन इंडिया फेल टू 50%। तो इंडिया में भी, पूरा वर्ल्ड में ऐसा हुआ तो इंडिया में भी फूड प्राइस वगैरह गिर गया, जिसके वजह से जो प्रोड्यूसर्स थे, जो फार्मर्स पीजेंट्स थे, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ काफ़ी हद तक। बट जो फिक्स्ड इनकम वाले थे, जो नौकरी वाले थे या वो, उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ क्योंकि उनका तो इनकम फिक्स्ड है और प्राइस गिर गया तो वो मज़े में थे। बाकी देखा जाए तो इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी 50% का फर्क पड़ा, राइट। हु आर द एक्सिस पावर्स इन वर्ल्ड वॉर 2? वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सिस पावर कौन थे? कौन थे वो लोग? तो नाजी जर्मनी, जापान एंड इटली, they were the axis power. Who were the allies in World War II? World War II में allies कौन थे? That were Britain, France, Soviet Union and US were the allies. Okay. It had made huge sacrifice to defeat Nazi Germany and transformed itself from the background agriculture country into a world power during the very years when capitalist world were trapped in Great Depression. Which country is being mentioned here? किसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे? That is सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन ने नाजी जर्मनी को हराने के लिए काफी कुछ सेक्रीफाइस किया और उस हिसाब से वो काफी वर्ल्ड उन्होंने
लड़ा। इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट क्या? एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन को इंडस्ट्रियल सोसाइटी कर रहा है, कैन नॉट बी सस्टेन, वो सस्टेन नहीं कर सकता जब तक मास कंजप्शन नहीं होता। जब तक मास कंजप्शन नहीं होता तो मास प्रोडक्शन का कोई फायदा नहीं है। व्हाट स्टेप वर टेकन एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन 1944? 1944 में क्या ऐसा स्टेप लिया गया? तो यहां पे क्या स्टेप लिया गया? एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF बनाया गया, एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये भी बनाया गया, पॉपुलरली नॉन एज वर्ल्ड बैंक जिसको बोला जाता है। ये दो चीज उस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद किया गया, जिसके वजह से जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो जल्दी रिकवरी कर पाए। व्हाट कंट्री has an effective right of veto over key IMF and World Bank decision? कौन से कंट्री का वो वीटो पावर है? दैट इज USA, उसका वीटो पावर है। नेक्स्ट, डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड्स ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, व्हाट पर्पस डिड इट सॉल्व? ये क्या पर्पस सॉल्व करता था? द रियल कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्सेस, वो क्या चाहते थे जो डेवलपिंग, उनका जो नेचुरल रिसोर्सेस है जिसके ऊपर कॉलोनियल पावर अभी भी कुछ हद तक हक जमाए हुए थे, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल चाहते थे। मोर डेवलपमेंट असिस्टेंट, डेवलपमेंट के लिए और ज़्यादा मदद चाहते थे। और फेयर प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स का फेयर प्राइस चाहते थे, ये सब वो लोग चाहते थे। What brought many countries back into the fold of world's economy in 20th century? ऐसा क्या बहुत सारे कंट्रीज को वर्ल्ड इकोनॉमी का फोल्ड में ले आया? वो क्या था? दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन चाइना एंड द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन एंड सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म। ये एक नया सिस्टम बनाने लगा और प्रोडक्शन वगैरह चाइना में ट्रांसफर होने लगा, ये सब होने लगा। व्हाट चेंज डिड लो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स लो वेज ब्रिंग अबाउट? व्हाट चेंज डिड लो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स लो वेज ब्रिंग अबाउट? इन्वेस्टमेंट बाय MNCs। लो कॉस्ट जो चाइनीज का स्टाइल है और खास करके लो कॉस्ट वेज, ये सब वो MNCs को अट्रैक्ट किया उसके तरफ, राइट? तो ये मेनली 50 आपके मल्टीपल क्वेश्चंस थे जो आपके आगे चल के काम आएगा एग्जाम के दौरान। तो आज इतने में ही रुकते हैं, फिर आगे बात करेंगे और भी क्वेश्चंस के साथ और भी वीडियोस के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।